वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी के पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी एंड पावर यूनिट से, है ना। उसमें आपने पढ़ा था वर्क और एनर्जी के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को हम आपके लिए लाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक से। तो आज का टॉपिक है गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध। ठीक है, गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध। देखिए इसमें संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं कि जो वस्तु है या कोई भी पिंड है का द्रव्यमान m है, ठीक है, तथा वेग कैसा है, वेग कैसा है, v है, वेग कैसा है, v है, ठीक है। तब, ठीक है, तब या देन लिख सकते हैं। तब आपके पास जो संवेग होगा, रेखीय संवेग होगा, p बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mv के बराबर, है ना। और जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी k बराबर 1/2 mv स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी डैट इज k इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 mv स्क्वायर, तो ऊपर है, ठीक है, बटे में डिवाइड कर देते हैं m से, तो गुणा करना पड़ेगा m से, है ना। और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपान m से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं m स्क्वायर v स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं mv का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम ये भी लिख सकते हैं k बराबर 1/2 mv का होल स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/2। अब mv भैया किसके बराबर है, mv को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो mv किसके बराबर है, वो है p के। तो यहाँ पे mv का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, m। कहाँ से आया है, बाई इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। बाई इक्वेशन फर्स्ट से आपने क्या कर दिया, जो mv का होल स्क्वायर था उसे क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपान m। तो इसे हम और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है इसका, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो रेखीय संवेग में संबंध क्या होता है, वो होता है k बराबर p स्क्वायर अपान 2m। कितना होता है, k बराबर p स्क्वायर अपान 2m, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ। अब इनमें से कुछ केसेस होते हैं, केसेस की बात कर लेते हैं, यानी स्थितियों की बात कर लेते हैं। तो केसेस फर्स्ट में ज़रा देख लो ध्यान से, है ना। सपोज कर लेना कि आप जैसे p है, संवेग है यहाँ पे, तो अगर संवेग p कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए इस इक्वेशन में, ठीक है, कांस्टेंट हो जाए, तब जरा बताओ k किसके बराबर होगा, k बराबर हो जाएगा, अगर कांस्टेंट मानेंगे तो k प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के। किसके होगा, 1/m के। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम द्रव्यमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड केस की बात करते हैं, सेकेंड केस की बात करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, k को कांस्टेंट मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, k को कांस्टेंट मान लेंगे। तो देखो जरा, तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, m के। क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, m के। या हम ये भी बोल सकते हैं जो p प्रोपोर्शनल होगा वो √m के बराबर होगा। तो इस स्थिति से हमें क्या पता चल रहा है, इस स्थिति से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम द्रव्यमान, या हम बोल दें ऐसे बोलें कि संवेग को अगर हम बढ़ाएंगे, 2 गुना बढ़ाएंगे, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 गुना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम द्रव्यमान को 2 गुना या 4 गुना बढ़ाएंगे, ठीक है, 4 गुना बढ़ाएंगे, तब हमारा समय कितना होगा, 2 गुना होगा, ठीक है, यानी वर्गमूल के प्रोपोर्शनल करेगा। इक्वेशन थर्ड की केसेस थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस में अगर हम क्या मान लें, अभी हमने किसको कांस्टेंट माना, p और k को माना है। अब अगर हम मान लें कि जो m है इस इक्वेशन में, वो इक्वेशन में m जो है वो अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, m जो है अगर कांस्टेंट हो जाए, तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, जो k होगा वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, p स्क्वायर के। जो k होगा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो है संवेग के वर्ग के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, अगर हम संवेग
2 गुना बढ़ाएंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुना। संवेग को अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी, यानी उसके वर्ग के इक्वल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध आया है उसे क्या बोल सकते हैं, वो संबंध होता है K बराबर पी स्क्वायर अपान 2m। ठीक है, K बराबर पी स्क्वायर अपान 2m। तो अगला टॉपिक आपके पास है कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि फर्स्ट ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसी है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। मान लो कि अगर कोई पिंड है ना, कोई पिंड है या हम बोल सकते हैं कोई वस्तु होगी, है ना, तो वस्तु पे क्या हो कि 2 या 2 से अधिक बल हो। कैसे बल हो, 2 या 2 से अधिक बल, 2 या 2 से अधिक बल कार्यरत हों, अधिक बल कार्यरत हों, और इन बलों का जो परिणामी हो, ठीक है, इन बलों का जो परिणामी हो वो कैसा हो, शून्य हो। इन बलों का जो परिणामी कैसा हो, शून्य हो। तो परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा परिवर्तन के, ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है या इक्वल होता है। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होगी आपके पास, आप पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आप क्या देख रहे हैं, देखिए आपकी जो थ्योरम बनेगी वो क्या बनेगी। जब हम किसी पिंड, ठीक है, जब हम किसी पिंड अथवा वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं, 2 या 2 से अधिक बल लगाते हैं, तो अगर उन बलों का परिणामी बल शून्य हो, ठीक है, उन बलों का परिणामी बल शून्य हो, तो परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा परिवर्तन के, वस्तु में गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। इक्वल का मतलब बराबर होता है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, यानी फार्मूला आपके पास हो जाएगा W बराबर डेल्टा के। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, जब किसी पिंड अथवा वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगे हों कि उनका परिणामी बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है, वस्तु में गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला डेल्टा के। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास फॉर्मूला आया था अभी W बराबर डेल्टा के, तो पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु पर अचर बल लगा हो। अचर बल का मतलब, अचर बल का मतलब हो गया कोई कांस्टेंट फोर्स लगा हो, यानी नियत बल लगा हो। ठीक है, तो सपोज करो, मान लो कोई वस्तु होगी और वस्तु पर कोई नियत बल क्या है, F लग रहा है। नियत बल कैसा लग रहा है, नियत बल भैया F लग रहा है। तो जब नियत बल F लग रहा होगा तो इसमें वस्तु में विस्थापन कितना हो जाएगा, वस्तु में विस्थापन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं वो विस्थापन क्या होगा, D होगा। ठीक है, नियत बल क्या, जब F लगेगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। और वस्तु का जो द्रव्यमान है, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हम क्या मान लेते हैं, वो स्मॉल m है। ठीक है, स्मॉल m है, तो बताओ बच्चा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, जो डेल्टा W होगा या किया गया कार्य जो होगा W बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चा F इंटू डी के बराबर। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, W बराबर F बराबर क्या होता है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, तो F बराबर हो जाएगा ma, D की जगह क्या रहेगा D, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, W बराबर MAD, इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको, फर्स्ट। अब हम लगाते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ठीक है, गति के तृतीय नियम से क्या लिखेंगे, गति के तृतीय नियम से।
तो गति के तृतीय नियम क्या कहते हैं? गति की तृतीय नियम कहते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, एस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हमने विस्थापन क्या माना है डी, तो दूरी क्या मानेंगे यहाँ पे डी, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2ad बराबर किसके, 2ad बराबर किसके हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि वस्तु जो होगी प्रारंभ में कहाँ होगी, प्रारंभ में जो उसका वेग होगा वो क्या होगा, u होगा, और जो अंतिम वेग होगा, ठीक है, जो अंतिम वेग होगा उसे क्या मान लेंगे, v, है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो हम बात करें केवल ad की, तो ad बराबर किसके हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2k। तो बाई फर्स्ट कर दो ज़रा, तो बाई फर्स्ट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। तो बाई फर्स्ट आपके पास आएगा w बराबर mad, तो mad की जगह पे कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2। और इसे हम लिख सकते हैं w बराबर, तो m अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान 2, तो हम लिखेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है कि फॉर्मूला क्या बनना है, 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी कि क्या होगी, अंतिम वेग है तो अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक वेग है तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो फार्मूला आपके पास हो जाएगा w बराबर k2 मान लेते हैं, अंतिम गतिज ऊर्जा है, और माइनस k1 क्या मान लेते हैं, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो k2 माइनस k1 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो इसे हम लिख सकते हैं w बराबर डेल्टा के, w बराबर डेल्टा के, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है, समझ में आया ना बच्चा? अगर समझ में आया प्लीज कमेंट सेक्शन में हाँ या यस सर करके जरूर लिखिएगा, ओके। चलिए बात करते हैं अब दूसरी स्थिति की। तो दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है कि जब वस्तु पर परिवर्ती बल कार्यरत हो, क्या कार्यरत हो, जब वस्तु पर परिवर्ती बल कार्यरत हो। अभी क्या हो रहा था कि नियत बल कार्यरत होगा, ठीक है। वस्तु अगर मान लो कि इस तरह की हो, ठीक है। अब बताओ यहाँ तक फोर्स इसमें क्या लगेगा, अगर इस बिंदु तक हमें लगाना है तो यहाँ तक फोर्स कैसा लगेगा, एक बल ऐसे लगेगा, ठीक है। क्या मान लें, इसको F1 मान लें। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या होगा, u होगा, और ये दूरी कहाँ तक हो जाएगी, मान लेते हैं x1 तक हुई, और ये कोण कैसा बनेगा यहाँ पे, θ1 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका बल भी चेंज होगा। ये मान लेते हैं F2 है, तो यहाँ का जो यहाँ पर जो अंतिम वेग होगा, मान लेते हैं V1 यहाँ पे अंतिम वेग है। अब इसके लिए क्या कार्य करेगा, दूसरे F2 के लिए ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा, है ना। इसी तरह से चलते रहेंगे इतना लास्ट वाले मोमेंट पे आपका जो फोर्स होगा, यानी एन, जो एनवा फोर्स होगा, तो वहाँ पे जो कोण भी बनेगा वो कैसा होगा, θn हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो विस्थापन दूरी होगी वो क्या होगी, इसकी एक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये दूरी क्या मान लेते हैं, पहली वाली x2 मान लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अभी आपने क्या किया था, अभी आपने किया था कि जो वर्क निकालना है थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है, इसलिए सूक्ष्म परिवर्तन के साथ में वर्क करेंगे। तो डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभ में इसका जो वेग है वो कितना है, u है, तो हमारी जो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 एम यू स्क्वायर, और यहाँ तक केवल x1 दूरी विस्थापित हुई है, तो यहाँ पर वेग क्या है, v1, तो इसके लिए हो जाएगा 1/2, सॉरी थोड़ा सही नहीं लिखा है, एक समझना इसको, है ना। तो 1/2 एम v1 स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से ये 1 की बात हो गई। अब डेल्टा W2 की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा W2 बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका ये क्या है, ये जो ये आपका अंतिम वेग था, ये क्या हो गया था, प्रारंभिक वेग। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 एम v1 स्क्वायर, और इधर ये क्योंकि दूसरी स्थिति पे आया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 एम v2 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से ये क्रियाएं चलती रहेंगी, है ना। और उसके बाद में इतना लास्ट आपके पास क्या आएगा, जो डेल्टा WN होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एम v1 स्क्वायर माइनस का 1/2 एम, भाई इसे एक कम ही तो रहेगा, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 का स्क्वायर, ठीक है, n-1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि पद क्या हो जाएंगे, n पद तक हम वर्ग को निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, देखो जरा,
टोटल वर्क छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाएंगे तो टोटल वर्क निकलेगा, है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, W बराबर आपके पास होगा, क्योंकि आपके पास जो प्रारंभिक वेग था ये बचा रहेगा, बाकी देखो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल होगा, इसी प्रकार से ये वाला टर्म यहाँ से कोई अन्य पद होगा उससे समाप्त होगा, इसी प्रकार ये वाले भी पद क्या होगा, इसे ऊपर वाले पद से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, एट द लास्ट आपके पास आएगा W बराबर 1/2 mvn² माइनस का 1/2 mu², ठीक है। तो आपके पास आएगा W बराबर 1/2 mvn² माइनस 1/2 mu²। तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं 1/2 mvn क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा यानी K2, इसे क्या मान लेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी K1, और हम इसे लिख सकते हैं कि जो W है यानी जो किया गया कार्य वो क्या है, गतिज ऊर्जा में यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कैलकुलस मेथड की, ठीक है, यानी कि कलन विधि की बात करेंगे। जो आपने अभी सेकंड स्थिति देखी थी परिवर्ती बल के लिए, जब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध कर रहे थे, तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलस मेथड को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं आपके पास जो गतिज ऊर्जा होगी यानी के बराबर वो कितनी होगी, 1/2 mv², ठीक है। इस समीकरण को क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करिए तो देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा dk/dt इज इक्वल टू 1/2 m, v² की पावर क्या हो जाएगी, एक आगे पावर से एक कम यानी एक बचेगा, फिर v का करेंगे तो क्या हो जाएगा dv/dt, क्लियर है ना, क्या हो जाएगा 2v dv/dt। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं dk/dt इज इक्वल टू mv, और ये हो जाएगा आपके पास dv/dt। तो देखो इसे लिख सकते हैं हम, और क्या लिख सकते हैं, dk/dt बराबर m, और ये dv/dt यानी वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, ये त्वरण यानी a के बराबर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। v को क्या लिख सकते हैं, v को हम उल्टा तोड़ देते हैं, है ना, तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, ठीक है, यानी कि दूरी में परिवर्तन बटे समय अंतराल को वेग बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे, अब यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो OR करके हम इसे लिख सकते हैं, dk इज इक्वल टू ma, क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा बल यानी F के बराबर, और dx/dt से dt जब कैंसिल होगा क्या बचेगा, dx, ठीक है, dx। तो देखो इक्वेशन इसे मान लेते हैं फर्स्ट, तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो देखिए समाकलन करेंगे तो क्या होगा, समाकलन में हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन f dx बराबर उधर वाला बच्चा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dk, ठीक है। प्रारंभ में आपके पास क्या होगा, जो गतिज ऊर्जा क्या होगी वो k1 होगी, अंतिम क्या होगी k2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, f इंटू dx का मतलब क्या होगा, प्रारंभ में मान लो कि स्थिति क्या होगी x1 और बाद में क्या हो जाएगी x2, तो f क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, f हो जाएगा कांस्टेंट, तो हम इसे लिख सकते हैं f, और dx का हो जाएगा x, जब लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा x2, एक बार नीचे वाले रखेंगे तो माइनस की x1, तो हम ये लिख सकते हैं x2 माइनस की x1 इज इक्वल टू डी को क्या लिख सकते हैं, k, लिमिट k2 से k1 रखिए तो इसे क्या लिख सकते हैं, k2 माइनस k1, क्लियर है ना। अब ये x2 माइनस x1 क्या है, दूरी है, तो दूरी में परिवर्तन क्या हो जाएगा, विस्थापन, तो बल गुणित विस्थापन किसके बराबर होता है, ये बच्चा आपके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा w के, ठीक है, किससे बराबर हो जाएगा, w के। k2 माइनस k1 क्या हुआ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा k, क्या लिख सकते हैं इसे, डेल्टा k। ये हो गया कलन विधि द्वारा प्रूफ, क्यों,
कलन विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों कलनों का प्रयोग किया गया है, जैसे अवकलन और समाकलन। तो अवकलन समाकलन का जहाँ भी प्रयोग होगा उसे क्या बोलेंगे? कैलकुलस मेथड। क्या बोलेंगे उसे? कैलकुलस मेथड। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो बच्चा प्लीज़ कमेंट में यस सर जरूर लिखिएगा। ओके, तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी की, यानी कि स्थितिज ऊर्जा की। सॉरी बच्चों, यहाँ पे जा छूट गया है, इसको आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, ठीक है, उसकी स्थिति के कारण, स्थिति के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा होती है, ठीक है, किसके कारण? स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है बच्चा, है ना, मिटा देते हैं इसको। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चा, वो होती है दो प्रकार की। ठीक है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसके जो प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार की होती है। तो पहले प्रकार की बात कर लें, तो पहला प्रकार यानी ये कौन सा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरा मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की पहले बात करें तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई पिंड अगर है आपके पास, ये आपके पास कोई पिंड है, अभी ये क्या है? पृथ्वी के तल पर रखा है। अब पृथ्वी के तल से आपको क्या करना है? इसको कुछ ऊंचाई पर, यानी कि मान लो कि h ऊंचाई पर क्या है? ऊपर लेके जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक इसमें जो पिंड होता है या वस्तु होता है उस पर एक बल लगा होता है नीचे की ओर, यानी गुरुत्वीय बल लगा होता है नीचे की ओर लगा होता है, या हम इसे बोल सकते हैं भार बल लगा होता है नीचे की ओर। तो इस बल के विरुद्ध, ये जो बल है यानी भार बल, इस बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। इसके विरुद्ध जो हमें कार्य करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब हम किसी पिंड को पृथ्वी के धरातल से कुछ ऊंचाई पर लेके जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मान लो कोई पिंड है, उसमें भार बल mg लगा होगा नीचे की ओर, यानी कि जो गुरुत्वीय बल होगा वो नीचे की ओर होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो पिंड को है h ऊंचाई पर पहुँचा के एक नई पोजीशन दे रहे हैं उसको। ठीक है, नई पोजीशन दे रहा है, तो इसमें जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? देखो भाई, किया गया कार्य क्या होगा? W। वो किसके बराबर होगा? बल मालूम हो जाए और हमें विस्थापित दूरी मालूम हो जाए, है ना, तो उससे हम क्या करते हैं? आसानी से वो किया गया कार्य को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई कितनी है यानी विस्थापित दूरी कितनी है? h है। तो h अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? बल की वैल्यू रख दो। तो बल कितना है आपके पास? गुरुत्वीय बल है mg। तो आपके पास क्या हो जाएगा? f किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? h। तो आपके पास जो किया गया कार्य आएगा वो कितना आएगा? w बराबर mg इंटू h। और हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे और हम लिख सकते हैं w बराबर mgh। क्या लिख सकते हैं? w बराबर mgh, क्योंकि ये जो किया गया कार्य है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है ना, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, इसलिए हम इसे इस w को बोल सकते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा u बोल सकते हैं। तो u बराबर आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा? mgh। ठीक है, क्या आएगा? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला u बराबर mgh। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अभी आपने क्या पढ़ा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को। अब आप पढ़ेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को, यानी कि ये एनर्जी किसके कारण होती है। तो वस्तु में क्या होता है? वस्तु में एक इलास्टिक का गुण होता है, यानी इलास्टिक का गुण यानी प्रत्यास्थ का गुण होता है। ठीक है, किसी वस्तु में, लिखे दे रहे हैं आपके लिए, किसी वस्तु में उसके प्रत्यास्थ के गुण के कारण, उसके प्रत्यास्थ के गुण के कारण, प्रत्यास्थ के गुण के कारण जो ऊर्जा होती है, किसके कारण? प्रत्यास्थ के कारण। ठीक है, किसी वस्तु में उसके प्रत्यास्थ के कारण जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब बात कर लें हम
इसके प्रूफ की, ठीक है, इसके प्रूफ की। तो पहले मैं जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ। बात कर लें आप प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के लिए। तो देखिए इसके लिए आप सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे, इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। तो सोल्यूशन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मान लीजिएगा कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है, कोई स्प्रिंग है इस तरह से, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे x क्या है, x वो है 0, यानी अभी कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है जब तक हम कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये स्प्रिंग जो थी, जो दृढ़ पिंड से या किसी रिगिड बॉडी से स्थित है या फिक्स्ड है, तो अब क्या होगा, जब खींचेंगे बाह्य बल लगा के थोड़ी सी स्प्रिंग क्या हो जाती है, फैल जाती है ना। अब हम क्या मान लिया कि यहाँ पे जो आपकी विस्थापित स्थिति है वो क्या है, x हो गई, ठीक है। अभी क्या थी, x 0 थी, अब क्या होगी, कुछ विस्थापित स्थिति x हो गई। तो ये जो स्प्रिंग में जो प्रसार हो रहा है, ठीक है, इस प्रसार के विरुद्ध, यानी स्प्रिंग में एक ऐसा गुण आएगा इलास्टिसिटी के कारण कि ये जो स्प्रिंग होगी पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयत्न करेगी, ठीक है, पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयत्न करेगी, यानी कि फिर जैसे थी वैसे, यानी प्रारंभिक स्थिति ऐसी थी तो इसी स्थिति में आने का प्रयत्न करेगी। तो इस प्रयत्न से, यानी कि इस प्रारंभिक स्थिति में आने का जो प्रयत्न करेगी, यानी उसके लिए कोई फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, है ना। तो उस बल के विरुद्ध हमें कुछ बाह्य बल लगाना पड़ेगा, तभी तो हमारी स्प्रिंग खिंचेगी, है ना। तो इसी पे बात कर लेते हैं। तो जो प्रत्यानयन बल होता है स्प्रिंग का, वो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दूरी के ऋणात्मक के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जो दूरी होती है उसके ऋणात्मक प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल माइनस का एक्स। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर माइनस का के एक्स, जहाँ पे जो के है ये है फोर्स कांस्टेंट, यानी बल नियतांक है। क्या है ये, बल नियतांक है। तो F बराबर क्या हो गया, माइनस के एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ बाह्य बल लगाना पड़ेगा, यानी F एक्सटर्नल, यानी बाह्य बल लगाना पड़ेगा। किसके विरुद्ध, इस प्रत्यानयन बलयु यानी बल के विरुद्ध, ठीक है। अब ये प्रत्यानयन बल के विरुद्ध बल लगाएंगे, इसके का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का जो आपका F एक्सटर्नल होगा बाह्य बल, वो माइनस का होगा। अब F कैसा है, वो ऑलरेडी माइनस का है, तो हो जाएगा प्लस का के एक्स। क्लियर है। तो किया गया कार्य जो होगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर वो क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल, ठीक है, इनटू, अब सूक्ष्म दूरी के लिए विस्थापित कर रहे हैं तो मान लेते हैं क्या होगा, dx, ठीक है। ये सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं विस्थापित हुई कितनी है, वो है dx। तो आपके पास जो डेल्टा डब्ल्यू आएगा, डेल्टा डब्ल्यू, अब यहाँ पे अगर हम d मान रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे डी डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू, यानी सूक्ष्म किया गया कार्य। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, के एक्स के बराबर है, के एक्स इंटू क्या हो गया, डी एक्स। तो डी डब्ल्यू किसके बराबर, के एक्स डी एक्स। अब समाकलन कर दो, तो समाकलन करने पर आपको देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, ठीक है। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स। तो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, केवल डब्ल्यू, ठीक है, के कांस्टेंट आगे आ गया, एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी एक्स में जो हमारी स्प्रिंग थी वो जो कितना बढ़ रही थी, प्रारंभ में मान लेते हैं 0 थी, और फिर जब खींचा उसको तो क्या हो गई, एक्स बढ़ गई थी। तो हम लिमिट 0 से एक्स लगाएंगे तभी हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, W बराबर के एक्स स्क्वायर बाई टू। क्योंकि ये जो किया गया कार्य है, यानी कि गुरुत्वीय जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा प्रत्यास्थता के खिलाफ, तो वो हो जाएगी आपकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी U हो जाएगी, ठीक है। तो U बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा W के, है ना। तो U बराबर, और हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। U बराबर किसके हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर के। ये हो गया प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम की, तो ये सभी लगभग बच्चों को मालूम है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये दोनों काम नहीं होंगे। कौन से, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो
नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अब इसका थोड़ा सा प्रूफमेंट देख लेते हैं, है ना, इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या होगा, प्रूफ करके चेक करते हैं कि यह बात सत्य है कि असत्य है, ठीक है। मान लेना कि आपके पास क्या है, ये आपकी कोई पृथ्वी होगी, पृथ्वी का धरातल है, तो यहाँ से इस बिंदु से नीचे तक आने में यानी पृथ्वी के तल तक आने में ऊंचाई जो होगी या दूरी होगी वो कितनी होगी, h होगी। जो दूरी होगी वो कितनी होगी, h होगी। और ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, a पॉइंट है, और फिर मान लेते हैं कि x दूरी चल कर आया ऊपर से, जब प्रारंभ होगा तो उसका v कैसा होगा, 0, ठीक है। और ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी, h मान ली है हमने। फिर क्या किया कि जो b पॉइंट तक फिर कोई भी पिंड को गिराया हमने, नीचे गिराना स्टार्ट किया तो b बिंदु तक आया, तो मान लिया कि वो दूरी कितना चल कर आया, b बिंदु तक x दूरी चल कर आया। अब टोटल आपके पास h है, तो मान लेते हैं नीचे वाला पॉइंट जो धरातल का पॉइंट है वो c है, तो यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी, ये जो आपकी b से c तक दूरी बचेगी, कितनी बचेगी, h से घटा देंगे भैया x, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, b से c तक की हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं, एट पॉइंट ए की बात करते हैं, तो ए बिंदु पर कुल एनर्जी कितनी होगी। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा यानी यू ए बराबर क्या होगा, फार्मूला होता है mgh। तो देखो भैया दूरी कितनी चल के आया, दूरी कितनी चल के आएगा भाई, दूरी चल के आया x, कितनी चल के आया, ए से जब बिंदु नहीं सॉरी ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो टोटल ऊंचाई कितनी है h, तो दूरी कितनी चल के दूरी कितनी हो जाएगी h, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh, ठीक है। अब अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, प्रारंभ में वेग कैसा था 0, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0। तो भाई आपके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यानी टोटल एनर्जी ए पर यानी ए बिंदु पर कितनी हो जाएगी, वो होगी यू ए प्लस के ए, ठीक है। इसको हम ए मान लेते हैं, ए पॉइंट पे निकाला है ना इसलिए, तो यू ए प्लस के ए को जोड़ेंगे तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा mgh। इक्वेशन क्या मान लेते हैं इसको, फर्स्ट। अब देखो बात कर लेते हैं पॉइंट बी की, एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी की बात करें तो देखना ध्यान से, दूरी कितना चल कर आए हैं हम x, तो वेग कितना प्राप्त करेंगे, तो देखो गति की जो तृतीय समीकरण होती है तो वो उसके लिए होती है फार्मूला v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, s यहाँ पे दूरी कितनी मानी है हमने x, तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। प्रारंभ में वेग कैसा था 0, तो u क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर आएगा 2ax। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी यानी b पॉइंट पे होगी वो कितनी होगी 1/2 m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 2ax, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे त्वरण, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ पे गुरुत्व के कारण चल रहा है, तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो g होगा, ठीक है, a नहीं मानेंगे। तो इस इक्वेशन में जहाँ हमने a लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। तो आपके पास जो एनर्जी आएगी पॉइंट बी पे, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी mgx, कितनी आएगी mgx, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा यानी ub की, तो ub बराबर क्या हो जाएगा mg इंटू दूरी, तो दूरी देखो कितनी बची है आपके पास, बची है h माइनस एक्स, दूरी कितनी टोटल बची है अब h माइनस एक्स, तो आपके पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी ub बराबर mgh माइनस mgx, तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी होगी दोनों को ऐड करेंगे kb प्लस ub को जब ऐड करेंगे भैया तो आपके पास eb कितना आएगा, तो eb आ जाएगा kb की वैल्यू कितनी mgx, कितनी mgx प्लस क्या हो जाएगा mgh, ये वाली वैल्यू रख रहा है, ठीक है। फिर क्या है माइनस का mgx, ठीक है, तो माइनस का mgx प्लस का mgx कट जाएगा, तो टोटल एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी eb बराबर हो जाएगा mgh के, ठीक है, कितना हो जाएगा mgh के, ये पॉइंट बी पे है,
और ये कहाँ पे है, ये पॉइंट ए पे है। अब बात करेंगे पॉइंट सी की, ठीक है, किसकी बात करें, अब बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी या हम लिखेंगे एट पॉइंट सी। तो देखो सी पे आएगा तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, क्योंकि दूरी बची नहीं तो क्या हुआ, जीरो। आपकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, तो देखो के सी कितना आएगा, 1/2 m v²। तो v² हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फाइंड करना पड़ेगा, टोटल दूरी चल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो v² आएगा, जो गति की तृतीय समीकरण कहती है वो ये कहती है कि v² बराबर u² प्लस का 2gx। तो v² बराबर क्या हुआ, v² बराबर हो जाएगा u² हो जाएगा 0, है ना, ये टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस 2g, और यहाँ पे x नहीं मानेंगे सॉरी, क्योंकि दूरी कितनी चल कर आया है, h चल कर आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे h, तो हो जाएगा 2gh। वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन 2 है ये, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो के सी की वैल्यू आएगी, के सी बराबर आ जाएगा 1/2 m इंटू v² की जगह पे कितना 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आएगा के सी बराबर mgh। कितना आएगा, के सी बराबर mgh, यानी कि जो सी पॉइंट पे आपकी एनर्जी आने वाली है वो आएगी ई सी बराबर mgh। कितना आएगा, ई सी बराबर mgh। तो हम चेक कर लो जरा, इसको मिटा देते हैं, या फिर इस साइड में देख लो, अगर आपको दिख रहा है तो देख लीजिएगा यहाँ पे प्रूफ के नीचे। तो देखो जरा तीनों बिंदु पर एट पॉइंट ए एंड बी सी, ठीक है, तो एट पॉइंट ए कमा बी एंड सी पर, ठीक है, तो दोनों जगह पे जो आपकी एनर्जी है, यानी ये वो बराबर किसके हो रही है, ई बी के बराबर किसके हो रही है, ई सी के। तो हमें हमारा जो मेन उद्देश्य था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ कर रहे थे हम, प्रूफ ये कर रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसा है कि एनर्जी को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखो शुरुआत में क्या हुआ, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फिर स्थितिज ऊर्जा थी केवल, फिर उसके कारण फिर क्या हुई, किसी अन्य बिंदु पर दोनों हो गई, फिर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, लेकिन हमारे पास कुल मिला के क्या रहा, जो एनर्जी रही कुल मिला के वो हमारे पास स्थिर रही, यानी कांस्टेंट रही। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। क्या कह सकते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो नियत रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शक्ति अथवा सामर्थ्य की। किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे शक्ति अथवा सामर्थ्य की। तो देखो फार्मूला होता है, एक फार्मूला है आपके पास P बराबर W/T। क्या होता है, P बराबर W/T। W यहाँ पे जो P है वो क्या है, शक्ति है, या इसे हम बोल सकते हैं सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य, कुछ भी बोल लो इसको, शक्ति या सामर्थ्य दोनों बोल सकते हैं। W क्या है, किया गया कार्य है, ठीक है, किया गया कार्य है, और T क्या है, समय है, ठीक है, समय है। तो देखो दो डेफिनेशन बना सकते, एक डेफिनेशन आप खुद, 2-3 डेफिनेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन आप सिंपल सी डेफिनेशन कौन से समझेंगे कि कार्य के समय दर को, ठीक है, कार्य के समय दर को, ये समय के सापेक्ष दर रहेगी ना, तो कार्य के समय दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। कार्य के समय दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। या फिर और क्या ले सकते हैं, अगर हम समय को क्या मान लें, एकांक मान लें, ठीक है, कितना मान लें, एकांक, यानी 1 सेकंड मान लें, तो देखो क्या होगा, एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य, ठीक है, एकांक समय में किया गया कार्य वस्तु अथवा पिंड की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है, वस्तु की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है। फिर से देखिए, एकांक समय में किया गया कार्य को या किए गए कार्य को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो देखो इसके मात्रक क्या हो जाएगा, बात करें इसके यूनिट की, तो देखो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगा भैया, यानी P का मात्रक या P की यूनिट, तो P का मात्रक बराबर W का क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है, क्या हो जाएगा,
जूल बटे में टी क्या है, समय, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो हम इसे लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। क्या लिख सकते हैं इसे, जूल प्रति सेकेंड। तो देखो इसकी अगर डायमेंशन की बात करें यानी विमा की बात करें तो देखो कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे P की विमा बराबर, जूल को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, तोड़ के जब लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, अपान क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, न्यूटन को और तोड़ के क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, अपान में ऑलरेडी 1 सेकेंड है उसको लिखो, ऊपर गुणे में क्या है 1 मीटर है उसको लिखो। तो देखो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। तो आपकी जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी mL2T-3। विमा कितनी हो जाएगी, mL2T-3। ये P की विमा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, है ना, ये P की विमा यहाँ पे ना लिखें, केवल जहाँ पे हम विमा लिखेंगे वहीं पे लिखेंगे। ठीक है, तो P की विमा क्या हो जाएगी, mL2T-3। ये तो आपका हो गया लेंथी मेथड। थोड़ा शॉर्टकट मेथड देख लो। तो P की जो डायमेंशन होगी या P की जो विमा होगी उसको जो शॉर्ट तरीके से जो अगर नहीं आपको याद है तो कैसे निकालेंगे, देखो W यानी किए गए कार्य की जो कार्य की विमा होती है वो कितनी होती है, mL2T-2। ठीक है, बटे समय के लिए क्या होती है, केवल T, कैलकुलेट कर लो तो हो जाएगा mL2T-3। ठीक है, तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड। तो जो शक्ति की या सामर्थ्य की जो विमा आएगी कितनी आएगी, mL2T-3। दोनों ही मेथड से, चाहे आप ये वाला मेथड लगा लीजिए चाहे आप ये शॉर्टकट मेथड लगा लीजिए। ठीक है, तो यूनिट क्या आई, यूनिट क्या आ गई, शक्ति अथवा सामर्थ्य की जूल प्रति सेकेंड। एक और देख लीजिए, ओआर करके हम इसे लिख सकते हैं वाट। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, वाट, जूल प्रति सेकेंड या वाट लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चा आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर को लेकर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और उसमें कॉलिजन के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे और फिर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।